नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गन्ना मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। लोक भवन में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में गन्ना आयुक्त संजय आधभूस रेड्डी रहे मौजूद। आजादी के बाद सबसे ज्यादा योगी सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान किया और गन्ना किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जीडीपी में 8.45% गन्ना किसानों की भागीदारी है। आज यूपी गन्ना उत्पादन के अंदर देश में नंबर 1 है। चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में 3 साल से नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति किसानों को लाभ देने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन का आभारी हूं, सुरेश राणा ने कहा। 70 करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति में यूपी नंबर 1 है। जब सरकार आई तो 5 से 6 सालों का गन्ना भुगतान का बकाया था। हमने गन्ना भुगतान पर फोकस किया। 1,12,000 करोड़ रुपए का अब तक हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया है। पूर्व सरकारों से कई गुना ज्यादा भुगतान योगी सरकार ने किया। किसानों को समय समय पर भुगतान से आय बढ़ती है। 95,000 करोड़ का भुगतान योगी सरकार ने पहले 5 वर्षों में हुआ था। हमने पिछले 3 सालों में 17,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुरेश राणा तमाम वो जानकारी देते नजर आए जो गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा से राजनीति में पटल पर रहा। किस तरह की जानकारियां ये हैं? आज उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 साल के दौरान जो भी उन्होंने अपने विभाग में कार्य किए हैं उसको लेकर जानकारी। इस किसानों के भुगतान को लेकर सरकार काम कर रही है। अब तक जो भुगतान पाया 1,16,000 रुपए का भुगतान अब तक सरकार गन्ना किसानों का कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है बताया जिस तरीके से अब योगी सरकार के 5 साल चलते सरकार 5 साल में भुगतान नहीं किया था, उससे 17,000 रुपए का भुगतान योगी सरकार ने पिछले 3 साल किया है। साथ जब रहा था तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिले लगातार उनको बंद किया गया और गन्ना उत्पादन के साथ वो फिर जो है उत्पादन के साथ तो दोनों लगातार पर बंद हुआ है। और उत्तर प्रदेश फल की बात है 27,000 उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन हो रहा है, जो पिछले साल करीब 7,000 निश्चित तौर पर बहुत सारी विभाग की उपलब्धियां, जिसके बाद तरीके से सरकार गन्ना किसानों के लिए काम कर रही है। गन्ना एक काम कर रहा है। वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तो आवाज की आपकी बहुत ज्यादा साफ हम तक नहीं आ रहे, हम दोबारा आपसे भी संपर्क करेंगे और एक और खबर पर आपसे जानकारी भी लेंगे। लेकिन फिलहाल बता रहे कि हमने गन्ना भुगतान पर फोकस किया, ये सुरेश राणा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जितना गन्ना भुगतान नहीं किया उससे ज्यादा का तो हमने किया। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान मौजूदा सरकार ने किया। तो वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की समीक्षा। उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही पर तय होगी एमडी की जवाबदेही, श्रीकांत शर्मा ने कहा। उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है। अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग और सब स्टेशनों को नियमित समीक्षा करें। लखनऊ के साथ साथ मध्यांचल हो ट्रिपिंग फ्री एमडी करें सुनिश्चित। सही बिल समय पर मिले, एमडी समीक्षा करें। एसके वाजपेयी हमसे जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज श्रीकांत शर्मा की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने तमाम बैठक के अंदर का जिक्र किया। किस तरीके से एमडी की उन्होंने जो भूमिका है उसको सुनिश्चित किया। ये एमडी की भूमिका कितनी लाभप्रद होगी आने वाले समय में, जो आज एक बार फिर से सुनिश्चित की गई है? वाजपेयी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल। क्या सवाल था? श्रीकांत शर्मा की आज एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी। किस तरीके से उन्होंने जो एमडी की भूमिका को तय किया है कि एमडी ये सुनिश्चित करें कि ट्रिपिंग ना हो और सब कुछ नियमित रहे, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है लगातार श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के सभी डिस्कॉम की समीक्षा कर रहे हैं, जहां उन्होंने दक्षिणांचल की और उसके बाद पश्चिमांचल की और आज उन्होंने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के साथ, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 26 जिले थे जिनके अफसर इस बैठक में मौजूद थे, तो उन्होंने इस बैठक में जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी थे वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने साफ तौर पर समीक्षा करने के बाद जो मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी, उसमें निश्चित तौर पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूर कई राहत भरी बात है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि अगर 3 माह तक किसी का बिल
बकाया है तो उसका कनेक्शन काटने के बजाय विद्युत कर्मचारी उसके घर पर डोर नॉक कर उसको बिल उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बिलिंग है उसको 100% किया जाए, ताकि जो उपभोक्ता अपना बिल केंद्र पर आकर नहीं जमा कर सकते हैं वो अपने घर से ही ऑनलाइन अपनी बिजली का बिल जमा कर सकें। साथ ही साथ जहां पर जो लाइन लॉस है अगर वो 15% से अगर नीचे है तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाए, वहां पर कोई भी कटौती ना हो। इसके अलावा 31 जनवरी तक सभी एमडी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 100% ऑनलाइन डाउनलोडिंग शुरू कर दी जाए, ताकि हर व्यक्ति अपना बिल समय से पूरा करे। और ये सब एमडी जो है इंश्योर करें, और अगर इस पर किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो इससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बैठक के दौरान अफसरों को निर्देशित किया। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस चौकन्ना हो गई है। लखनऊ के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और एसओ को निर्देश जारी किए गए। सभी त्योहारों को सकुशल निपटाएं। अधिकारी डीके ठाकुर की तरफ से कहा गया, त्योहारों पर चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी, पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा समेत हुड़दंग मचाने वालों पर भी नजर रहेगी। तो सभी त्योहारों को सकुशल निपटाएं यहां पर यह अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। डीके ठाकुर ने साफ कर दिया है कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी। तो पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी सभी को उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई। वह नववर्ष 2021 को लेकर कमिश्नरेट लखनऊ में निम्नलिखित सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च, मुख्य मार्ग एवं प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की निगरानी रखी जाए। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पिंक स्कूटी मोबाइल, पिंक पेट्रोल मोबाइल एवं पिंक बूथ को भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुगम यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस उपायुक्त यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इन दोनों त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बनी रहे। शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजार आदि जगहों पर पिंक मोबाइल, पॉलीगॉन मोबाइल के अलावा डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल दस्ते की भी तैनाती की गई है। ये डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते समय समय पर उन स्थानों का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, चेकिंग करेंगे कि वहाँ कोई आपत्तिजनक वस्तु विद्यमान ना हो। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से की जाएगी और जो भी शराब पिए हुए वाहन चलाते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर, चौराहों पर जो अतिरिक्त पुलिस बल है पीएसी के रूप में, उसकी भी तैनाती की जाएगी। नीलेश चौहान हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जो एक सुरक्षा घेरे के तौर पर लखनऊ के अंदर तैयार किया जा रहा है, कितना आपको ग्राउंड पर दिख रहा है, कितना मुस्तैद नजर आता है आपको वो? अगर राजधानी लखनऊ की बात करें और 25 दिसंबर की बात करें या 31 दिसंबर की बात करें, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जो युवा है वो नशे में धुत होकर सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। उनको इस बार रोकने के लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि कल जब 25 दिसंबर का त्योहार लखनऊ में मनाया जाएगा तो तमाम जो टीमें लगाने की बात कही जा रही है वो कितनी मुस्तैद रहती हैं, कितनी घटनाएं यहाँ पर एक्सीडेंट की देखने को मिलती है, वो रुक पाती हैं नहीं रुक पाती हैं। उसके अलावा जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है, बम स्क्वाड को तैनात किया गया है, जो समय समय पर मॉल के अंदर जाकर चेक करेंगे कहीं पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिससे कोई धमाका या इस तरीके की घटना को अंजाम दे सके।
उसके अलावा अगर हम बात करें पीएससी की, तो पीएससी को भी तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो महिला पुलिसकर्मी है उनको सादे कपड़ों में तैनात किया जाएगा, ताकि जो उनके साथ कहीं पर छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को कोई अंजाम ना दे सके। वहीं लगातार ये लखनऊ पुलिस के जो कमिश्नर है डीके ठाकुर, उनका भी कहना है कि लखनऊ के अंदर इन दोनों त्योहारों को देखते हुए तमाम चौराहों पर सीसीटीवी लगे हैं, उनसे निगरानी रखी जाएगी। उसके अलावा जो जरूरी जहां पर होगा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। खासतौर पर हजरतगंज इलाके की अगर हम बात करें तो हजरतगंज इलाके में भारी संख्या में लोग घूमते आते हैं। उस दौरान कोविड-19 की जो गाइडलाइन है लोग उसका भी पालन करें। भारी संख्या में एक लॉन्च के बिल्कुल अंदर यही कोई सबसे महत्वपूर्ण है नीलेश, यही जो इस बात का आपने जिक्र किया कि कोविड-19 के आप पूरे गाइडलाइंस का पालन करें। और यही क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप क्रिसमस है और आप न्यू ईयर के जश्न की बात करें, इतना ज्यादा हाइजीन और इतना ज्यादा कोरोना के प्रोटोकॉल को यहाँ पर लोग भूलने लगते हैं, लेकिन आपको उसे मेंटेन कराकर रखना है। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर लोग जश्न में भूल रहे हैं तो उन पर सख्त होने के बजाय आप उन्हें याद दिलाइए कि आप कोरोना की वजह से हैं, कोरोना की गाइडलाइन के बीच में हैं, तो आपको वो मानना होगा। सख्ती से ज्यादा मुझे लगता है कि वहां पर बस रिमाइंडर की जरूरत होगी। देखिए बिल्कुल, अगर लखनऊ के हम लॉन्च की बात करें तो हर एक लॉन्च में हर दिन एक पार्टी का आयोजन होता है जो देर रात तक चलती है। ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा है, तमाम लोग अभी भी लखनऊ में लगातार संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस को ये विशेष ध्यान देना होगा कि जो लॉन्च पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे वो न्यू ईयर की पार्टी हो या क्रिसमस की पार्टी हो, वहां पर जाकर जरूर चेक करना चाहिए इनको कि क्या वहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या कहीं पर कोई अवैध हुक्का बार चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल शुरू होते ही रोक लगा दी थी कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी हुक्का बार संचालित नहीं होगा। उसके बावजूद भी लखनऊ में तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे बार हैं जहां पर हुक्का धड़ल्ले से पिलाया जा रहा है। अब कल देखने वाली बात क्या होगी कि लखनऊ पुलिस ऐसे हुक्का बारों के ऊपर, ऐसे लॉन्च के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है और कितना जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, उसका पालन करा पाता है। दावे तो तमाम किए गए हैं, दावे जमीनी हकीकत पर क्या रहने वाले हैं, पुलिस कितनी मुस्तैद रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हजरतगंज इलाका, 1090 का इलाका, यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे अपने परिवार के साथ क्रिसमस का त्योहार मना करते हैं। वही न्यू ईयर का त्योहार भी वहीं पर वो मनाते हैं। ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ। में लौटूंगा आपके पास एक और खबर पर जानकारी लेने के लिए। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को एक बड़ी सफलता मिली है। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से 729 ग्राम सोना मिला है। बरामद सोने की कीमत लगभग 38,12,000 रुपए है। सोने को फॉइल के रूप में ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया जा रहा था। सोने को खिलौने और ट्रॉली बैग के निचले हिस्से में रखा गया था और फॉइल पेपर के तौर पर इसे बनाकर लाया गया था। तो बरामद सोने की कीमत लगभग 38,12,000 रुपए। सोने को फॉइल के रूप में ट्रॉली में बैग में छिपाकर लाया जा रहा था। तो ये सोना लाया गया है और ये बरामद हुआ, कस्टम विभाग ने बरामद किया है। संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। नीलेश, ये जो सोना बरामद हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी, कहां से ये लाया गया है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि दुबई से एक फ्लाइट लखनऊ लैंड की थी, जिसमें से एक यात्री को संदिग्ध देखा गया। जब उसके सामान की पड़ताल की गई तो उसमें 729 ग्राम सोना बरामद हुआ है। बरामद सोने की कीमत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि जो दुबई से फ्लाइट लखनऊ लैंड करती है, जिसमें यात्री तमाम ऐसे होते हैं जो अपने बैग में या कोई जुगत लगाकर सोने को वहां से तस्करी करके यहाँ लाते हैं। जब वो कस्टम उसको पकड़ता है तो उसका खुलासा होता है। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ 38 लाख रुपए के सोने की रिकवरी कस्टम के द्वारा की गई है। ये जो रिकवरी हुई है वो तमाम खिलौनों के अंदर जो निचला हिस्सा होता है उसमें छुपाया गया था। ट्रॉली बैग के अंदर चिपका कर उसको रैपर बनाकर लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजर के आगे जो यात्री था वो सोने को बाहर लेकर नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और कस्टम विभाग के लिए बड़ी खबर है, बड़ी सफलता है कि वो ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नोएडा से खबर, कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने दिल्ली किया कूच। पैदल ही किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है और पुलिस की बैरिकेडिंग पर किसानों ने छोड़ी अपनी गाड़ियां। पुलिस रोकने और समझाने पर सड़क पर बैठे हैं किसान। किसानों ने कृषि बिल के समर्थन में की है नारेबाजी और किसानों की भीड़ के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह लंबा जाम लग गया है। आपको बता दें कि किसानों ने पैदल ही कूच करना शुरू कर दिया है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह लंबा जाम लगा है। कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। एक लंबा जाम यहां पर किसानों का देखा जा रहा है। तो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया। नोएडा से हमारे संवाददाता रमेश परिहार की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड से।
में आज हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं जो अन्य जनपदों से आए हैं। आपको दिखा दूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में कृषि बिल के समर्थन में आए हैं किसान। इन किसानों की ओर से नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया जा रहा है। इस बिल के ओर से जो आभार प्रकट करना चाहते हैं इस बिल को लेकर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। सभी किसानों को सर पे टोपियाँ लगी हुई हैं। किसान सेना के नाम से संगठन के बैनर तले ये हजारों की संख्या में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस और गौतम बुद्ध नगर अन्य जगह से सभी ग्रामीण इलाकों से किसान पहुंचे हैं जो समर्थन देने दिल्ली जा रहे थे। इनकी वजह से यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और व्यवस्था खराब होती हुई नजर आ रही है। हम आपको जानकारी देना चाहूँगा पुलिस के द्वारा भी इन्हें यहाँ पर रोका गया है। महामाया फ्लाईओवर पर तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए पुलिस के द्वारा जो हाथों की वो है चैन बना के किसानों को रोका जा रहा है कि किसान आगे बढ़ ना पाए, दिल्ली ना जाए। और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। तो ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और रिपोर्ट हमने आपको दिखाई रमेश परिहार हमारे संवाददाता की है। रमेश परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। और रमेश, अभी क्या स्थिति है वहां पर और किसानों का क्या कहना है? मैं आपको यहाँ की मौके की स्थिति बताना चाहूंगा कि जो किसान थे बाहर जिलों से आए थे वे यहाँ पे प्रशासन ने उन्हें समझाया और इसके बाद वो अपने वापसी घर की ओर निकल चुके हैं। सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के अपने घर की तरफ चले गए हैं। उनका कहना है कि हम समर्थन दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में हम दोबारा आ सकते हैं। लेकिन किसान यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने गाड़ियां अपनी बैरिकेडिंग पर छोड़ी और खुद पैदल कूच करने लगे। क्या इससे पहले वहां पर किस तरह की जिद वो कर रहे थे जो नहीं मानी गई और वो पैदल कूच करने लगे? और दूसरा, ये जो रास्ता बंद किया गया था, बैरिकेड किया गया था, वो खोल दिया गया, फिर उसके बाद क्या? देखिए प्रशासन की ओर से जो बैरिकेडिंग की गई थी वो इनके लिए की गई थी कि आप अगर इतनी बड़ी संख्या में वाहन लेकर आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो सड़क है वो बंद हो जाएगी और लोग नोएडा के परेशान हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे गाड़ियां उनकी रोकी गई। तो इस दौरान वो पैदल ही चल दिए। उन्होंने कहा हम पैदल चलेंगे, गाड़ियां नहीं ले जाएंगे, लेकिन प्रशासन उन्हें पैदल भी रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते, व्यवस्था खराब हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाएगी, इसीलिए हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। और इसके बाद जब ये किसान मान गए तो इन्हें हटा दिया और रोड जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे सुचारू रूप से चालू हो गया है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर मथुरा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने के बाद मौत की आशंका जताई जा रही है। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं तीनों मजदूर। ईंट भट्टे पर काम करते थे तीनों मजदूर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना नौझील इलाके के शिवा ईंट भट्टे का पूरा मामला है। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले तीनों मजदूर बताए जा रहे हैं और ईंट भट्टे पर ही काम करते थे तीनों मजदूर। थाना नौझील क्षेत्रांतर्गत नानकपुर चौकी के पास एक ईंट भट्टे पर 3 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। तीनों मजदूर हैं जो कि धनबाद झारखंड के निवासी हैं। उनके नाम भीम, राजकुमार और रूपचंद्र है। तीनों की मृत्यु की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और परिजनों द्वारा बताया गया है कि यह 2-3 दिन से बीमार थे और संभवतः वह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई है जिसके चलते वो बीमार हुए। उनकी चिकित्सा उन्होंने करवाई है और आज तीनों की डेथ हुई है। फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही है और तथ्यों को पड़ताल करते। संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, जहरीली शराब पीने से मौत बताई जा रही है या फिर क्या अलग वजह बताई जा सकती है इसकी? देखिए मैं बता दूं, अगर पुलिस का कहना है कि हम लोग पुलिस जो है गहराई से जांच कर रही है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि ये जहरीली शराब पीने से ही जो है 3 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि तीनों लोग एक ही झोंपड़ी में थे और लगातार एक साथ 3 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं संदेह है। जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं नगर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। रेप पीड़िता की तहरीर पर सुनवाई नहीं कर रही पुलिस। तहरीर को बदलकर छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप है। संजय राय पर पैसा लेकर आरोपी को बचाने का आरोप है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़िता ने लगाई अफसरों से गुहार। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र की घटना। तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी लगा हुआ है। तो संजय राय पर पैसा लेकर आरोपी को बचाने का आरोप यहां मढ़ा गया है। आपको बता दें, मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़िता ने गुहार भी अफसरों से लगाई है। तो कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कुशीनगर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। तो तहरीर को बदलकर छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। संजय राय पर पैसा लेकर आरोपी को बचाने का आरोप है।
5 की बात में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।